एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिखते हैं अटेंडेंस के लिए। एंड आई एम स्टार्टिंग द क्लास। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसका सिलेबस दिखा सकूँ और फिर हम उसमें डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या और क्या कैसे पढ़ना है, उसके हमारे पास क्या शेड्यूल वगैरह रहेगा। ये हम लोगों की आपके इस सेमेस्टर की पहली क्लास है और आपकी ये 3 दिन ऑनलाइन क्लास चलेगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 11:40 टू 12:25 आपकी 45 मिनट की क्लास रहेगी ऑनलाइन, जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी। योर क्लास ऑफ कंपनी लॉ विल बी रन फॉर 3 days, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे फ्रॉम 11:40 to 12:25। और आई होप कि आप सभी के पास सिलेबस होगा। आप लोग अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें से आपका सबसे पहला है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और काइंड्स ऑफ कंपनी। आपका सबसे जो पहला टॉपिक है कंपनी लॉ में काइंड्स ऑफ कंपनी। तो काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है। एक्चुअली अभी 2013 से पहले सिंस 2013 हमारे यहाँ चलता था कंपनी एक्ट 1956, 1956 का कंपनी एक्ट चलता था। लेकिन 2013 में कुछ मॉडिफाइड के साथ कंपनी एक्ट 2013 चलने लगा है। तो 2013 कंपनी एक्ट के तहत हमारी कितने तरह की कंपनीज होती हैं हमें वो पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर पहले मैं आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में बता दूं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। ये आपको दी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो जो आपका कंपनी लॉ सब्जेक्ट है उसके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई हिंदी में उस तरह से आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंपनी एक्ट में या कंपनी लॉ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो हम अब चालू करते हैं। पहले तो हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी समझ लेते हैं, इसके बाद हम काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में देखेंगे। तो अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो जो पर्सनालिटी होती है वो किसी के एटीट्यूड, बिहेवियर और इंडिविजुअल्स के बारे में होती है। और जो ये पर्सनालिटी है वो बना है पर्सन शब्द से। द वर्ड पर्सनालिटी इज derived फ्रॉम द वर्ड पर्सन एंड द वर्ड पर्सन इज also derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज persona, which means a mask worn by actors playing different roles in the drama। जिसका मतलब कि पर्सोना का मतलब होता है कि हम कोई एक ऐसा मुखौटा लगा लेते हैं। अभी साथ अच्छा आपकी पहली क्लास है, मैंने इसमें बताया था एक होती है लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट बिल। कंपनी कोई एक ऐसे हम लोगों की तरह ह्यूमन बीइंग नहीं होती है। कंपनी हम लोगों की तरह ह्यूमन बीइंग नहीं होती, लेकिन एज ए पर्सन काउंट होती है लीगल एंटिटी में। लीगल एंटिटी में कंपनी एज ए पर्सन काउंट होती है, लेकिन वो इमेजिनरी पर्सन, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पर्सन का हम यहाँ पर अगर हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर मतलब ये है कि एक ऐसा नाम जिसको हम एज ए पर्सन के तौर पर एज्यूम कर रहे हैं। वो पर्सन मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, लेकिन एज ए वो पर्सन है और सारे एक्टिविटीज उसके नाम से की जाती हैं कंपनी में। अब जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट एचयूएल का, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड का या पीएनजी का खरीदा है, अगर आपको कभी उस प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आप कोई क्लेम करते हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम एक्ट में अगर आपने क्लेम किया तो आप ये क्लेम नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर आदमी जिस दुकान से आप लाए हैं उस दुकानदार के अगेंस्ट या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय के अगेंस्ट आप कंप्लेन करेंगे।
ऐसा नहीं होगा। आप कंप्लेन करेंगे पर्टिकुलर उस कंपनी के नाम पर, उस कंपनी, जैसे अगर एचयूएल का आपने प्रोडक्ट खरीदा तो एचयूएल के नाम पर करेंगे, पीएनजी का खरीदा तो पीएनजी के नाम पर करेंगे, एलजी का खरीदा तो एलजी के नाम पर करेंगे। जब कंपनी के नाम से कंप्लेन करते हैं तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फिर उस कंपनी के बिहाफ पर, उस कंपनी के बिहाफ पर आपके साथ केस लड़ते हैं या आपके साथ डील करते हैं। तो जो डीलिंग होती है वो कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स या उसके आपके इंडिविजुअल्स कस्टमर्स के बीच में होती है। जब डीलिंग होती है तो अगर हम कहें कि हमारी हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी के बीच में एक डील हुई है, तो वहां पर डील किसी कंपनी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, वो उस कंपनी के साथ डील है। अब अगर हमने देखिए डील पे साइन तो कोई और करेगा, डील पर मान लीजिए वहां का सीईओ है या एमडी है, वो साइन करेगा। अगर कुछ लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर हम केस उस कंपनी के ऊपर करेंगे, ना कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जिसने हमारे साथ डील की थी। हाँ, उस केस में जबकि उस पर्सन ने जानबूझकर आपके बेनिफिट्स को हार्म पहुंचाया हो, मान लीजिए कि आपने कंपनी के नाम से डील की और उस पर्सन ने जानबूझकर कंपनी के नाम पर आपसे पैसा ले लिया, कंपनी के नाम पर आपसे पैसा ले लिया या कंपनी के नाम पर डील की और उसने उसका पर्सनल बेनिफिट लिया, तब आप उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट केस ड्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी से ही काम कर रही है और किसी भी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव साइन कर रहा है तो वहां पर फिर वो कंपनी एक एज ए पर्सन के तौर पर काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, विच मीन ए मास्क वॉर्न बाय एक्टर्स प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन द ड्रामा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्टर होता है वो हर देखिए हर कैरेक्टर हर प्ले में एक अलग रोल किरदार प्ले करता है। तो ऐसे ही कंपनी के भी कई अलग किरदार और अलग रोल हो सकते हैं। ठीक, until the 6th century the word was used to denote the part played by a man in life. Thereafter it began to be used in the sense of a living being capable of having rights and duties। देखिए 6वीं शताब्दी तक वो जो ऊपर हमने बताई है उसके तौर पर यूज होता रहा है, लेकिन 6वीं शताब्दी के बाद से ये ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होने लगा कौन सा शब्द, पर्सन, जब तक कि वो कोई एक लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज। हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब कि आपके जो कर्तव्य हैं, जो काम हैं, जो अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड उसको जोड़ दिया गया, किससे, जो ह्यूमन की लाइफ है। तो फिर वहां से उसको जो हम पर्सन हम बीन है, मैन है, वो उनको हम जाने लगे। इसके पहले वहां पर क्या था, जो डिफरेंट व्हील, व्हील का मतलब होता है नकाब, मुखौटा, आवरण, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ठीक, नाउ द टर्म पर्सनालिटी हैज ए फॉर वाइडर कनोटेशन इन लॉ एंड इंक्लूड्स गॉड्स, एंजल्स, आइडल्स एंड कॉर्पोरेशंस एसेट्रा। अब देखिए इन टर्म्स पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी एक बहुत ही कह रहे हैं वाइडर टर्म है, इसको हर जगह अलग अलग तरह से देखा जाता है। इसको जो पर्सनालिटी शब्द है इसको हर जगह अलग अलग फॉर्म में देखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर कारपोरेट की बात करते हैं, कारपोरेट पर्सनालिटी, तो कारपोरेट पर्सनालिटी आपके हिसाब से क्या हो सकती है, कारपोरेट का मतलब होता है जो कंपनी है। अब कंपनी की पर्सनालिटी क्या होगी, जो उसके राइट्स, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस और उसमें जो उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसकी क्वालिटी वगैरह, उसके विजन मिशन, ये सब उसकी पर्सनालिटी के तौर पर जाने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदू लॉ एंड एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स होता है सन्यासी, who has renounced the world ceased to have any proprietary rights and his entire estate is passed on his heirs and successor and his legal personality completely lost। हिंदू लॉ, जो हिंदू नियम है उसको जो हम पुराने जमाने में कहते थे उसमें क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई भी प्रॉपराइटरी राइट्स है जो कि आप अपने हेयर्समैन होता है, वंशाधिकारी या आपके बाद जिसको देना होता है या आपको विरासत में मिली है जो वो, या उसके बाद जो विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो वो आपका अगर क्या है कि वो किसी और के नाम करना चाहे तो फिर आपकी क्या है एंटिटी खत्म। अगर आपको किससे जाना जाता है, जैसे हम कहें
कि आयुष है, आयुष की आइडेंटिटी कब तक है? जब तक उसके फादर हैं। फादर उसके क्या है? यहाँ पर उसके पूर्वज हैं, फिर उनके फादर के पूर्वज, फिर उनके फादर के पूर्वज। आपकी आइडेंटिटी इस तरह से देखी जा सकती है। अब देखिए, जैसे कोई एक दूसरा कैंडिडेट लीजिए, वो ऑर्फन है। अगर हम बात करें ऑर्फन है, कोई अनाथ बच्चा है, तो उसकी पर्सनालिटी या उसका पर्सन हम नहीं बता सकते। उसकी पर्सनालिटी या उसके बारे में हम उसको लीगली कहीं भी उसके राइट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे जब आपको कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल प्रूफ, इनकम प्रूफ कुछ भी बनवाना होता है, तो आपका क्या है? आपका कास्ट डिसाइड है, आपके फादर्स के सब पूरा डिसाइड है, आपकी हेरिडिटी सब डिसाइड है। लेकिन अगर कहीं ऐसा दूसरा पर्सन है जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, तो वो लीगली फिर उनके लिए आप कैसे कर सकते हैं? फिर उसके लिए आपको अलग से एक प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? पर्सनालिटी के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब इसका लीगल टर्म में या इसका हम बोलते हैं जरिस्डिक्शन पर्सन। जैसे समझते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में जस्टिस होता है न्यायिक। ठीक, तो अब हमारे पास जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कुछ ऑथर्स हुए हैं या कुछ फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने पर्सन्स को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। देखिए, जो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था कुछ वर्ड्स जो लॉ होते हैं, जैसे आप अपना आईपीसी पढ़ें या आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो उसके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमें केवल समझना होता है, उनका हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ वर्ड होंगे जो आपको डिक्टो एज वो आपको याद रखने हैं। सो देखिए, जर्मन ज्यूरिस्ट जिटला मैना, जिटल मैना, ये आपके एक जर्मन ऑथर हैं। उन्होंने क्या पर्सनालिटी के बारे में डिफाइन किया है? पर्सनालिटी इज द लीगल कैपेसिटी। अब देखिए, अभी मैं आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ाऊंगा, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। वो है कंज्यूमर बिहेवियर। वहां हम जो यहाँ पर पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं, हम वो लीगल एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, तो हम वहां पर उसको सोशल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अभी आपकी आगे एक सब्जेक्ट आएगा फोर्थ सेमेस्टर में, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो वहां पर हम उसको डिफरेंट एस्पेक्ट में, किसमें? सोशल एस्पेक्ट में, मार्केटिंग के टर्म में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम लीगल एस्पेक्ट में। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा? पर्सनालिटी इज द लीगल कैपेसिटी ऑफ विल। विल मतलब यहाँ पर होती है आपकी जो होती है वसीयत। ठीक, द बॉडलीनेस ऑफ मैन फॉर देयर पर्सनालिटी इज ए होली इररिलेवेंट एट्रीब्यूट। ठीक, नाउ इन द सेकंड, सैलमन क्या कहते हैं? डिफाइन ए पर्सन एज एनी बीइंग टू होम द लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। Any being that is so capable is a person, whether human being or not, and nothing that is not so capable is a person, even though he be a man. ये कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी ऐसी जो लीगल एस्पेक्ट्स में दी हुई है। अब देखिए, जो हमने अभी पीछे डेफिनेशंस पढ़ी और ऊपर उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बेस पर हम पर्सन्स को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गए आपके नेचुरल ह्यूमन, जो हमने पीछे पर्सन, पर्सोना, इस तरह से वो वर्ड अभी डिफाइन किए थे, उसके जो रियल नेचुरल या ह्यूमन बींग्स होते हैं। एक हमने अभी जरिस्टिक से पढ़ा, जो कि इमेजिनरी या आर्टिफिशियल है। तो जो आपका कंपनी आएगी, जो कंपनी आएगी, वो इसके तहत आएगी, इसके जरिस्टिक के तहत। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज पढ़ेंगे। तो कंपनी क्या है? एक इमेजिनरी पर्सन है। कंपनी एक इमेजिनरी पर्सन, या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास कई लोग हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि अभिनव है, आशीष है, आयुष है, अदीबा है, ऋतिका है। इस तरह से ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रियल ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक, इनके क्या है? ये मैंने ये पुकारे हैं नाम। जब मैं आपको इतने लोगों में से आप किसी एक का नाम लेकर के पुकारूंगा, तो एक पर्सन जवाब देगा, जिसका वो पर्टिकुलर नाम होगा, जिसका वो पर्टिकुलर नाम होगा, वो मुझे जवाब देगा। अब ऐसे ही जब हम कोई बिजनेस या कंपनी होती है, जब कोई बिजनेस या कंपनी होती है, तो हम क्या करते हैं? उसका कोई एक नाम देते हैं, उस नाम के बिहाफ पर सारे वर्क किए जाते हैं।
उस नाम के बिहाफ पर। जैसे अगर कोई आपका नाम ना हो तो आपको कैसे बुलाएंगे, उसी तरह से जब कंपनी होती है तो आपने कहते हैं कौन सा ब्रांड खरीदा है, तो वो ब्रांड कोई पर्सन नहीं, एक नाम है। नेम किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए होता है। जैसे आपकी आइडेंटिटी, मैंने कहा यहाँ पर देश, फैजल, ये अमन, ये सब क्या है, ये आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप हेरिडिटी में चले जाएं तो आपकी विरासत, फिर आपके पिताजी, फिर आपके ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह से ये आपकी हेरिडिटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पर जो जरिस्टिक है वो इमेजिनरी, आर्टिफिशियल, वो सब हमारे पास कारपोरेट या कंपनी के नाम होते हैं। और ये नेचुरल है, वो तो हम लोग हैं ही। नेचुरल का मतलब कि जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो अब इसमें से आगे देखते हैं जरिस्टिक पर्सन क्या होता है और इसके बेस पर कौन कौन से कंपनी के काइंड्स हो सकते हैं। जरिस्टिक और लीगल पर्सन इज वन टू विच लॉ एट्रीब्यूट लीगल पर्सनालिटी। अब लीगल पर्सनालिटी मतलब वो पर्सन होता है जिसके ऊपर लीगल या लॉ एट्रीब्यूट लागू होते हैं। अब जैसे जब आप कंपनी चलाते हैं, जब कंपनी चलाते हैं तो कंपनी में क्या होता है, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ होते हैं। वो लॉ उस कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। जैसे जब हम ह्यूमंस हैं तो हमारे ऊपर सोसाइटी के प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के और जो लॉ के रूल हैं वो अप्लाई होते हैं। ऐसे ही जो कंपनी बनती है उसके ऊपर भी लॉ या कुछ लीगल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं। नॉर्मली लीगल पर्सनालिटी इज ग्रांटेड बाय लॉ टू ऑल may be conferred on entities other individual human beings। अब देखिए यहाँ पर जो लीगल पर्सनालिटी की बात अगर हम करें, जैसे आपको अगर आपके पास लीगल राइट्स और लॉ आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। कंपनी जैसे जब एक लीगल एंटिटी के तहत आ जाती है तो उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, हम तभी तक स्वतंत्र हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर हमारे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो और हम कुछ भी करने के लिए फ्री हों तो हम फिर दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लॉ किस लिए बनाए जाते हैं, इसलिए ताकि आप अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, आप अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और ऐसे कार्य करें जिससे दूसरे के बेनिफिट्स का हार्म ना हो। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको जब कंपनी डिसाइड बनाते हैं, जब कंपनी को कोई नाम देते हैं और उस कंपनी के बिहाफ पर कोई भी काम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको सारे वो काम करने हैं जिससे आपके शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़े हैं उनको कोई उनके बेनिफिट्स को नुकसान ना हो। सो लीगल पर्सन्स मे बी ऑफ एज मेनी काइंड्स एज द लॉ प्लीजेस। अब जो लीगल पर्सन होते हैं वो कई तरह के होते हैं क्योंकि लॉ में हर तरह के पर्सन को अलग अलग तरह डिफाइन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो अगर हम किसी पर्सन को क्रिमिनल तब कहते हैं जब उसका क्राइम प्रूफ हो जाता है तो हम उसको क्रिमिनल बोलते हैं। है पर्सन वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, सिविलियंस होता है, आर्मी मैन होते हैं। हमने क्या है लॉ के तौर पर अलग अलग तरह से हमने अपना डिफाइन कर रखा है, उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से हमने ऐसे बहुत से उसको नाम दे रखे हैं। सो लीगल पर्सन मे बी एज मैनी काइंड्स ऑफ द लॉ प्लीजेस। तो ऐसे ही जो लॉ अगर किसी को डिफाइन करता है तो उसके बेस पर लीगल पर्सन भी कई तरह के हो सकते हैं। Corporations are undoubtedly legal persons, and the better view is that registered trade unions and family societies are also legal persons, though not registered as corporations। अब देखिए हम यहाँ पर अभी कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे थे, तो कॉर्पोरेशंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि क्रिमिनल, ऑर्डिनरी या सिविलियन। अब क्रिमिनल हमने कब उसको कहा, जब उसने कोई क्राइम किया हो, उसका प्रूफ हो गया हो और वो प्रिजनर हो या उसने जेल काट रखा हो या ऐसे कुछ, वो क्रिमिनल होता है। इसी तरह से उसने क्या किया था, लॉ के अगेंस्ट काम किया था, जो लॉ बाउंड थे, कुछ बाउंड्रीज थी, उसको उसने ब्रेक किया था तो हमने उसको एक अलग नाम दिया था। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में अब जब कभी भी उसको कहीं गवर्नमेंट जॉब में या कुछ भी
उसका रिकॉर्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये कंपनी होगी वो रजिस्टर्ड होती है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, आप फ्रेंड्स के ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वो लेकिन अगर जो हमारे पास कारपोरेशन होते हैं तो जब वो लीगली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अब हमारे यहाँ है कंपनीज एक्ट, हमारे यहाँ चलता है कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। तो अगर आपको अपना कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको अपनी तो सर आवाज ब्रेक हो रही सर। अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं, फिर आपको क्या है सर वहां आवाज पर ब्रेक किस हो रही सर। तरह का, जैसे अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं, कम हो रही है बीच में। जी सर जी। सर आप बहुत कहते हैं आप ओके। तो अब हमारे पास क्या है कि देखिए जज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और कमिश्नर है, हमने ये अलग अलग उनकी पोस्ट के हिसाब से डिसाइड कर रखा है, उनकी जो एलिजिबिलिटी कैपेबिलिटी। तो ऐसे कंपनी भी हमारी क्या है अलग अलग तरीके से रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी भी, जब आपको अपनी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए भी आपको अलग अलग तरह की कंपनी, जैसे अभी रौनक और मैं आशीष में अगर आइडेंटिफाई करूं तो कैसे करूंगा, रौनक की पर्सनालिटी अलग है और आशीष की पर्सनालिटी अलग है, ठीक। अब इन दोनों की पर्सनालिटी अलग है तो मैं इनको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। ऐसे ही हर कंपनी को अलग अलग उनकी जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। उन अलग अलग रूल्स को हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसमें अलग अलग सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत हमारे पास कौन सी कंपनी हो सकती है, वो है मेनली 8 प्रकार की। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन कंपनीज एक्ट 2013। एक चीज याद रखिएगा, अगर इसके पहले का कभी पूछा जाए तो कंपनीज एक्ट चलता था, इसके पहले जो कंपनी एक्ट था 2000 अमेंडमेंट होने के बाद आपका जो कंपनी एक्ट बना वो है कंपनी एक्ट 2013। तो उसके अंतर्गत जो कंपनी लिस्टेड है देखिए, ठीक नाउ 1% कंपनी लिस्टेड है किसमें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ 2013 कंपनी एक्ट, जो 1% कंपनी है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी क्या होती है, देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। यहां पर एक चीज याद रखिए, सेक्शन सबके 2 हैं, केवल सब सेक्शन चेंज है। यहां पर एक होता है ये सेक्शन और उसका एक होता है सब सेक्शन, और सब सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शन हो सकते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से, यही चीजें आपको याद रखनी है ये, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे और लिखते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम में। तो प्राइवेट कंपनी है उसका सेक्शन जो लिस्टेड है कंपनी एक्ट 2013 के तहत, दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन ऑफ 68। एंड पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन ऑफ 71। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 45 ऑफ, अब देखिए डोरमेंट कंपनी बिल्कुल अलग हो गई है, तो इसको हमने डिफाइन किया है सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। बैंकिंग कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। अनलिमिटेड
कंपनी। तो ये है आपका सेक्शन 8 ऑफ 2008। अब जरा हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। ये एक चार्ट देखिए बना हुआ है कि किसके बेस पर हमने ये कंपनी को डिफाइन कर रखा है। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी, इसको हम तीन तरह से पहले तो हमने देखा एक इनकॉर्पोरेशन, एक लायबिलिटी, एक इनकॉर्पोरेशन और एक लायबिलिटी। जब इनकॉर्पोरेशन में जाते हैं तो इनकॉर्पोरेशन में आपके अंतर्गत दो तरह की कंपनी होती है, एक चार्टर्ड कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है ना। फिर इसी में एक और है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये इनकॉर्पोरेशन के अंतर ही है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। और जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसमें दो तरह की हो जाती हैं, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। ठीक, लायबिलिटी के बेस पर अगर हम देखें तो लायबिलिटी के बेस पर हमारे पास है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटीज, अनलिमिटेड कंपनीज। और जो लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय, इनको भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा, पब्लिक और प्राइवेट में। इसके बाद जो तीसरा है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या होल्डिंग एंड सब्सिडरी। इसके बाद एक और इसी में आता है फॉरेन और डोमेस्टिक। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन पर्सन कंपनी क्या होती है। तो जो कंपनी एक 2013 है उसमें लिखा है कि अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, that is apart from forming a public or private limited company. The 2008 enables the formation of a new entity, a one-person company, OPC. An OPC means a company with only one person as its member, Section 262 of Company Act 2013. अब वन पर्सन कंपनी में क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है और जो पब्लिक कंपनी है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा एज ए वन पर्सन कंपनी के तौर पर। पहले तो ये चीज देखिए, जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है उनमें वन पर्सन नहीं होगा। उसके बाद जो कंपनी फॉर्म होती है एक न्यू एंटिटी के तौर पर, उसमें एक न्यू एंटिटी के तौर पर जो फॉर्म होती है और जिसमें केवल एक मेंबर होता है, जिसमें केवल एक पर्सन उसका मेंबर होता है, वो कहलाती है वन पर्सन कंपनी। ठीक, जैसे हम क्या होता है ना कि कभी, अब इस समय तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको शॉप चलानी है तो आपने रखवा लिया कि मान लो कि XYZ कंपनी लिमिटेड कंपनी, आपको जीएसटी मिला और उद्योग आधार ले लिया आपने, तो उसके बाद आपका कंपनी वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो उसमें आपके पास जो एम्प्लॉय होते हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन कंपनी चूंकि आपके नाम पर है। अगर यहाँ पर कोई भी बिजनेस कर रहा हो तो उसमें से देखिएगा, जब जीएसटी रजिस्टर होता है, जब जीएसटी आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअल पैन कार्ड मांगते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग हैं, और एक पैन कार्ड वो होता है जो बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस पैन कार्ड। ठीक, तो आप जब बिजनेस पैन कार्ड होता है तो उसमें हो सकता है कि आप कई मेंबर लग सकती हो, लेकिन जब इंडिविजुअल होता है तो उसमें ऑनरशिप आपकी होती है। तो जो जीएसटी इशू होगा वो पर्टिकुलर एक पर्सन के नाम से होगा। और याद रखिएगा, जब जीएसटी इशू होता है तो उसमें जो बिजनेस का नाम होता है वो कंपनी का नाम उसमें शो रहता है, उसके ऑनरशिप के तौर पर आपका है, लेकिन कंपनी का नाम जो भी आप रखना चाहें, XYZ लिमिटेड अपने नाम से रख लीजिए, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो जो इस तरह की कंपनी होगी वो कहलाएंगी आपकी वन पर्सन कंपनी, जो कि कंपनी एक 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 62 में लिस्टेड है। नाउ आगे देखते हैं प्राइवेट कंपनी। व्हाट आर द प्राइवेट कंपनी? So the company Act 2013 Act introduces a change in the definition for a private company. क्या? Inter alia, the new requirements increase the limit from 50 to 200. कंडीशंस हैं क्या? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब
शेयर क्या होते हैं, आपने अगर फाइनेंशियल के बतौर थोड़ा आप का मतलब और उसके लिए आपने कंपनी जो रजिस्टर करवाई है उसमें से चलिए, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और वैसे टाइम भी हो गया है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर हम लोग काइंड्स ऑफ कंपनी और इसके आगे के जो है आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और सभी लोग अपना नाम प्लीज अटेंडेंस बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिख दें, जो बाद में आए हैं वो भी, और जो पहले थे और जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो सारे लोग।
थैंक यू सर। थैंक यू चंद्रमणि। थैंक यू सर। वेलकम श्रुति।